नमस्कार व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कंटेम्प्रेरी इशू पर जो सुप्रीम कोर्ट के सामने चल रहा है, गवर्नर्स और प्रेसिडेंट के एसेंट की टाइमलाइंस पर। ये वो मुद्दा है जो फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी एंड एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव बैलेंस के बीच के टेंशंस को समझने के लिए एकदम कोर में आ जाता है। और इस बार इस डिबेट को सुन रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जिसका लीडरशिप कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई। सबसे पहले तो बैकग्राउंड समझते हैं। ये मैटर आया है सुप्रीम कोर्ट के सामने अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब प्रेसिडेंट ने एक रेफरेंस भेजा है कोर्ट को, बेसिकली पूछा है कि क्या जुडिशरी फिक्स्ड टाइमलाइंस प्रिस्क्राइब कर सकती है गवर्नर्स और प्रेसिडेंट के लिए जब उनके पास कोई स्टेट असेंबली बिल एसेंट के लिए जाता है। अब याद रहे कि अप्रैल 2025 में ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर केस में एक जजमेंट दिया था, जिसमें कोर्ट ने बोला था कि इंडेफिनिट डिलेज यानी जो पॉकेट वीटो का मिसयूज होता है उसको रोकने के लिए कुछ टाइमलाइंस मैंडेटरी है। लेकिन अभी जब प्रेसिडेंट ने फॉर्मली रेफरेंस भेजा तो इस क्वेश्चन का कॉन्स्टिट्यूशनल डेप्थ में जवाब ढूंढना जरूरी हो गया। मंडे 26 अगस्त 2025 को जब हियरिंग स्टार्ट हुई तो सीजे बी आर गवई ने एसजी तुषार मेहता से एक लाइट सा कमेंट किया, सो टुडे इज द लास्ट डे ऑफ योर साइड। एसजी मेहता ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि यस माय लॉर्ड। इस एक छोटी सी बात से हियरिंग का मूड समझ आ गया। हेवी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के बीच भी एक कोर्ट रूम वार्मथ हमेशा रहती है, पर इसी के साथ आज की हियरिंग काफी हीटेड हुई, जहां सीजीआई ने बीजेपी गवर्नमेंट से तीखे सवाल पूछा और उन्हें कहीं ना कहीं डांट भी लगाई, जो कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को फेवर कर रहे थे। और सबसे पहले आर्गुमेंट दिए सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कौल ने एमपी की तरफ से। उन्होंने अपनी बात शुरू की बाय ब्रेकिंग डाउन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस फॉर प्रेसिडेंशियल एसेंट। सीनियर एडवोकेट कौल ने बोला कि प्रोविजो एक कंसल्टेटिव स्टेप है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट हमेशा बाउंड है टू विथहोल्ड। कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेजेस को अपने डिक्शनरी एंड लीगल सेंस में समझना चाहिए, उनको स्ट्रेच करके नया मीनिंग नहीं देना चाहिए। उन्होंने एक इम्पोर्टेंट फ्रेज हाईलाइट किया, अनलेस। सीनियर एडवोकेट कॉल के हिसाब से इसका मतलब सिंपल है, अगर एसेंट नहीं दिया गया तो बिल लैप्स करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हर बार जब एसेंट विथहोल्ड हो तो बिल ऑटोमेटिकली रिटर्न हो असेंबली को। सीनियर एडवोकेट कॉल ने आर्टिकल 167 का भी रेफरेंस दिया और कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के ड्यूटीज को हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के टेस्ट पर परखना चाहिए। और एक और बड़ी बात उन्होंने बोली कि जुडिशियल रिव्यू का स्कोप हमेशा है, लेकिन सब कुछ जस्टिसिएबल नहीं होता। मतलब कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जहां कोर्ट के पास कोई क्लियर लीगल स्टैंडर्ड्स नहीं होते और उन्हें कोर्ट्स डिसाइड नहीं कर सकते। फिर सीजे बी आर गवई ने एक बड़ा कंसर्न उठाया कि इवन इफ द सेकेंड टाइम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रीइटरेट अ बिल देन आल्सो द गवर्नर कैन विथहोल्ड। तो इस पर सीनियर एडवोकेट कॉल का जवाब था कि ऐसी सिचुएशन में गवर्नर इनडेफिनिट होल्ड नहीं कर सकता, या तो एसेंट देना होगा या फिर बिल को प्रेसिडेंट के पास रिफर करना होगा, और अगर वो नहीं करता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पर यहाँ एक सटल चीज क्लियर हुई, गवर्नर का रोल एब्सोल्यूट नहीं है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेक है, लेकिन उसकी भी लिमिट्स है। अब पर सीजीआई ने ये सुनते ही डांट लगाई और एक शार्प सवाल पूछा कि व्हेन द हाउस हैज पास्ड अ बिल कैन द गवर्नर सिट ऑन इट इंडेफिनिटली? सपोज अ बिल इज पास्ड इन 2020, will the court be powerless if there is no consent even in 2025? ये सवाल सिर्फ एक हाइपोथेटिकल नहीं था। तमिलनाडु और पंजाब जैसे स्टेट्स में गवर्नर्स के डिले पर पॉलिटिकल और लीगल कंट्रोवर्सी ऑलरेडी चल रही है। सीनियर एडवोकेट कॉल ने कंक्लूड करते हुए कहा कि इनडेफिनिट विथहोल्डिंग लॉ के अगेंस्ट है। और अब स्टेज पर फिर आए सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे, जो महाराष्ट्र की तरफ से अपीयर हुए थे। उनका स्टाइल थोड़ा अलग था और उन्होंने बोला कि वी मस्ट नॉट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन व्हाइल फेडरल इन फॉर्म वाज क्राफ्टेड विद स्पेसिफिक union state balances. Interpretation of provisions should flow from the text, not preconceived notions of federalism. अब उन्होंने क्लियर कहा कि फ्रेमर्स ने कॉन्शियसली यूनियन को पावर दिया था टू रिफ्यूज एसेंट टू अ स्टेट बिल, और जब तक आर्टिकल 201 रीराइट नहीं होता ये पावर एग्जिस्ट करती रहेगी। अब सीजे बी आर गवई ने डायरेक्ट पूछा भी था, कैन द यूनियन रिजेक्ट अ बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर? सीनियर एडवोकेट साल्वे का जवाब था कि यस, द प्रोविजो टू आर्टिकल 201 क्लियरली परमिट्स इट। द टेक्स्ट डज नॉट लिमिट सच अ power and treating a veto as unconstitutional misreads the provision. Veto is something done for personal use. There is nothing personal here. अब सीनियर एडवोकेट साल्वे का कहना था कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल वीटो है जो गवर्नर प्रेसिडेंट के पास है और इसको पर्सनल विम पर समझना गलत होगा। सीजीआई ने फिर एक और ट्रिकी क्वेश्चन डाला कि does the union's right to reject a state bill extend even to list second subject where there is no repugnancy?
तो सीनियर एडवोकेट साल्वे ने कहा कि यस, आर्टिकल 201 imposes no such limitation. आर्टिकल 254 सबसेक्शन 2 डील्स विद अ डिफरेंट सिचुएशन ऑल टुगेदर। मतलब सीनियर एडवोकेट साल्वे के हिसाब से गवर्नर का पावर सब्जेक्ट मैटर से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अब यहाँ जस्टिस नरसिम्हा ने एक नुआंस्ड बात रेस की। उन्होंने बोला कि असली प्रॉब्लम तो आर्टिकल 200 से शुरू होती है। अगर यूनियन कहता है कि विथहोल्डिंग एक इंडिपेंडेंट पावर है, तो थियोरेटिकली गवर्नर एक मनी बिल को भी विथहोल्ड कर सकता है, जो कि प्रैक्टिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों ही लेवल्स पर प्रॉब्लमैटिक है। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि तमिलनाडु जजमेंट के हिसाब से विथहोल्डिंग का प्रोसेस सिर्फ आर्टिकल 201 के अंदर शुरू होता है, आर्टिकल 200 से नहीं। इस पर सीनियर एडवोकेट साल्वे ने ये कहकर जवाब दिया कि आर्टिकल 200 गवर्नर को 3 ऑप्शन ही देता है, एसेंट देने का, विथहोल्ड करने का या प्रेसिडेंट को रिजर्व करना। एक फोर्थ ऑप्शन है रिटर्न करना विथ मैसेज, लेकिन इससे पहले 3 डाइल्यूट नहीं होते। कॉन्स्टिट्यूशन में डेलिब्रेट फर्क रखा गया है बिटवीन मे एंड शैल। सीनियर एडवोकेट साल्वे ने ये भी बोला कि अगर हाउस एक मनी बिल अमेंड कर दे डिबेट के दौरान, तो गवर्नर के पास टेक्निकली पावर होता है उसको विथहोल्ड करने का। उन्होंने एंड में कहा भी कि कॉलिंग दिस अ वीटो मिसकैरेक्टराइजेस इट। द गवर्नर्स पावर टू विथहोल्ड एसेंट अलाइंस विद आर्टिकल्स 201 की। उन्होंने समझाया कि अगर एक बिल रिटर्न करके दोबारा पास होता है, तो गवर्नर के पास 2 ही ऑप्शंस बचते हैं, एसेंट या प्रेसिडेंट को रिजर्व करना। लेकिन असेंबली अप्रूवल को फाइनल मानना गलत है, क्योंकि हमारा फेडरलिज्म अलग तरीके से डिजाइन हुआ है। तो अब सीन क्या है? एक तरफ सीनियर एडवोकेट नीरज कौल कह रहे हैं कि इंडेफिनिट डिलेज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और गवर्नर प्रेसिडेंट को टाइमलाइंस फॉलो करनी चाहिए। दूसरी तरफ सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे कह रहे हैं कि फ्रेमर्स ने डेलिबरेटली यूनियन को ये स्ट्रॉन्ग पावर दिया था और कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्स्ट प्लेन लैंग्वेज में समझना जरूरी है। अब सीजे और बाकी जजेस के पॉइंटेड क्वेश्चंस ये दिखाते हैं कि कोर्ट इस बात को सीरियसली वे कर रहा है कि क्या Does federalism mean that the bills passed by state legislature should receive assent without any obstruction? Or does it mean that the governor and the president have a genuine veto power which is necessary to preserve the union state balance? इस डिबेट का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। अगर कोर्ट टाइमलाइंस इम्पोज करता है, तो स्टेट के बिल्स पर गवर्नर प्रेसिडेंट का रोल लार्जली सेरेमोनियल हो जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट यूनियन का स्टैंड एक्सेप्ट करता है, तो एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी कंफर्म हो जाएगी, जहां स्टेट्स की लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी को इफेक्टिवली यूनियन के वीटो से लिमिट किया जा सकता है। और यही है वो थिन लाइन जहां से फेडरलिज्म वर्सेस यूनिटरी टिल्ट का पूरा डिबेट चलता है। अभी आर्गुमेंट्स चल ही रहे हैं, लेकिन एक बात क्लियर है कि ये केस सिर्फ एक टेक्निकल इंटरप्रिटेशन का नहीं है, ये एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट है जो डिसाइड करेगा कि इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर किस डायरेक्शन में इवॉल्व करेगा। और शायद इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई ने एक इंपॉर्टेंट और ब्लंट सवाल पूछा था, विल द कोर्ट बी पावरलेस इफ अ बिल पास्ड इन 2020 इज स्टिल पेंडिंग इन 2025? इस सवाल का जवाब जो भी होगा वो इंडिया के डेमोक्रेटिक फ्यूचर को डायरेक्टली शेप करेगा। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।